एपिसोड शुरू होता है रैनियल को देखते जो ख्यालों में डूबा था, और वो किसी और की नहीं बल्कि एंजी के ख्यालों में डूबा था जब वो उसे आई लव यू बोल रही थी। तभी कोई उसे आवाज लगाता है और रैनियल अपने ख्यालों से बाहर आता है। मीटिंग चल रही थी और एक पर्सन कहता है कि योर मैजेस्टी आप क्या करना चाहेंगे। रैनियल कहता है कि ये अभियान वैसे ही चलेगा जैसे कि सारे प्लान है और ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। सब लोग वहाँ से जाने लगते। तभी रैनियल एक पर्सन को देखकर सोचता है कि ये कौन है। उसे चेहरे तो याद रहते नहीं है, इसलिए वो बातों को याद करता है कि ये नरमा का हस्बैंड है। फिर वो नरमा के हस्बैंड से कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो आदमी तो चौंक जाता है, उसे यकीन नहीं होता रैनियल उससे खुद बात कर रहा है। रैनियल कहता है क्या तुम खुश हो? वो आदमी कहता है जी मैं बहुत खुश हूँ। रैनियल कहता है क्या तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो? वो आदमी कहता है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। रैनियल कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता कि तुम उससे प्यार करते हो? नरमा का हस्बैंड सोचने लगता है कि ये तो काफी पेचीदा सवाल है, लेकिन पता नहीं दोबारा कब एम्परर मुझसे इस तरह से बात करेंगे, इसलिए मुझे जाहिर सा जवाब देना चाहिए। फिर वो कहता है कि मैं उसके साथ जिस तरह से बर्ताव करता हूँ तो मुझे पता चला कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देता हूँ और मैं उससे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे कि वो असल में है। रैनियल कहता है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि एम्प्रेस मुझे असाधारण इंसान मानती है? नरमा का हस्बैंड कहता है जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा लगता होगा कि आप जैसा कोई नहीं है। रैनियल कहता है मुझ जैसा कोई नहीं है। ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में एंजी को देखते हैं जो शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। तभी रैनियल आकर कहता है कि तुम तो शूटिंग में काफी ज्यादा अच्छी हो गई हो। एंजी कहती है कि योर मैजेस्टी आप यहाँ पर कब आए? लेकिन तभी रैनियल उसे किस करने लगता है और कहता है तुम काउंट ओसिनो के शहर में जाने वाली हो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे बिना ठीक रहोगी? एंजी कहती है जब हम लोग पिछली बार मॉन्स्टर हंट पर गए थे तो हमें एक पहाड़ी से गुजरना पड़ा था, लेकिन इस बार मुझे किसी भी पहाड़ी से गुजरना नहीं पड़ेगा। रैनियल कहता है मैं तुम्हारे साथ और लोगों को भेजना चाहता था ताकि तुम वहाँ पर कंफर्टेबल रहो। एंजी कहती है कि अगर मेरी फिक्र करने वाले बहुत सारे लोग होंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर कंफर्टेबल रहूंगी। मुझे बस सिल्विया और सिसाने चाहिए और एक ऐसा सर्वेंट जो कि मेरे लगेज को लेकर चले। मुझे लगता अगर मेरे भरोसेमंद लोग मेरे साथ होंगे तो मुझे रात को भयानक सपने नहीं आएंगे। और एंजी सोचने लगती हो सकता है रैनियल कुछ लोगों को मुझे चेक करने के लिए भेजे, लेकिन जब तक के कोई दिक्कत नहीं होगी, जब तक के वो मेरे ज्यादा करीब नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में बताया जाता है धीमे धीमे करके ठंड बढ़ती जा रही है और एक्टिलस के जितने भी सोल्जर्स हैं वो सोमनिया निकलने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। रैनियल भी जर्नी पर निकल जाए इससे पहले मैं काउंट के शहर जा रही हूँ। रैनियल एंजी से कहता है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। फिर एंजी वहाँ से चली जाती है और रैनियल कहता है लगता है अब मुझे जल्द से जल्द सोमनिया के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि एंजी डोसिनो पहुंच जाती है। वहाँ की काउंटेस उसका स्वागत करती है और काउंटेस को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एम्प्रेस उसके घर आई है। और काउंटेस सोचती है डचेस नरमा ने मुझसे कहा था मैं ज्यादा एक्साइटेड ना हूँ, लेकिन एम्प्रेस मेरे सामने खड़ी है, मैं खुद को कैसे रोकूं? मेरे हस्बैंड मुझे बहुत लंबे वक्त से चीट कर रहे थे और मेरा बेटा हमारी रोज की लड़ाई से थक कर बाहर पढ़ने के लिए चला गया। अगर मेरे पास मेरा खुद का एमरल्ड ना होता तो मेरे फादर इन लॉ कब का मुझे यहाँ से बाहर निकाल चुके होते। मेरी फैमिली मुझे नीची नजरों से देखती है, लेकिन यही मेरे पास मौका है क्योंकि एम्प्रेस मेरे घर खुद आई है। फिर वो एंजी से कहती है आप बहुत ज्यादा थक गई होंगी ना, प्लीज अंदर चलिए। और काउंटेस सोच रही थी मैं सबको बताना चाहती हूँ एम्प्रेस मेरे घर आई है, लेकिन एम्प्रेस को आराम करना है, मुझे एम्प्रेस को परेशान नहीं करना है, मुझे बस सही मौके की तलाश करनी है। फिर देखते हैं वो लोग खाना खा रहे थे। एंजी कहती है ये सूप तो बहुत ज्यादा अच्छा है। काउंटेस कहती है कि मुझे खुशी है कि आपको सूप पसंद आया और वो सोचने लगती है कि जाहिर सी बात है सूप अच्छा होगा, 3 शेफ ने मिलकर इसे तैयार करा है, मुझे एम्प्रेस के साथ अच्छा सा बर्ताव करना होगा। मैंने यहाँ के सारे सर्वेंट्स को भी अच्छे से ट्रेन कर दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। वैसे इनके साथ जो सर्वेंट आया इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने बहुत सारे लोगों से सिसाने और सिल्विया के बारे में तो सुना है, इतना पता चला था लेकिन लेडी सिसाने ने इसे हायर करा था, लेकिन किसी को इसके बारे में नहीं पता सिवाय इसके नाम के जो कि है डैनियल। अगर एम्प्रेस इसे यहाँ पर लेकर आई है इसका मतलब इसने कम वक्त में उनका भरोसा जीत लिया। ये काफी ज्यादा हैंडसम है और काफी तमीजदार भी है। तभी काउंटेस की आंख एडन से टकरा जाती है, वो मुंह घुमा लेती है। वो फिर से एडन की तरफ देखती है और एडन उसको देखकर मुस्कुराने लगता है और ये देखकर तो काउंटेस
काउंटेस बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और सोचती है कि हमारी आंखें बार बार मिल रही हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और एडन सोच रहा था काउंटेस डोसिनो काफी लंबे वक्त से अकेले है क्योंकि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था और उसका बेटा भी बाहर पढ़ने के लिए चला गया। और मुझे रिसर्च से पता चला है कि अपने से यंग लड़कों पर इसका दिल जल्दी आ जाता है। और एंजी भी सोच रही थी कि मुझे जब एडन ने बताया था कि वो काउंटेस को सेड्यूस करेगा तो मैं हैरान हो गई थी, लेकिन एडन काफी हैंडसम है, काउंटेस कम से कम थोड़ी तो क्यूरियस हो ही गई होगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, रात हो गई थी और काउंटेस के रूम से आवाजें आ रही थी और वो किसी से कह रही थी, मैं तुम्हें शुरू से देख रही थी कि तुम बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, क्या तुम्हारा शुरुआत से यही प्लान था? और देखते हैं कि वो इस वक्त किसी और के साथ नहीं बल्कि एडन के साथ थी। एडन कहता है, लेकिन आप ही तो वो हैं जिन्होंने मुझे अपने बेडरूम में बुलाया। काउंटेस कहती है, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते हैं कि वो लोग साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। एंजी का मतलब था एडन कुछ भी कर सकता है, यानी वो वापस जाने के लिए सच में कुछ भी कर सकता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, काउंटेस सो रही थी और एडन जाकर ड्रॉर में कुछ ढूंढने लगता है और उसे वो चीज मिल भी जाती है जो कुछ और नहीं बल्कि चाबी का गुच्छा था। फिर अगली सुबह देखते काउंटेस परेशान होकर उस चाबियों को ढूंढ रही थी पर उसे वो मिल नहीं रही थी। काउंटेस सोचने लगती है कि कल मैंने उसे यहीं तो रखा था, वो कहाँ चली गई? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं जो पिछली रात वो आदमी आया था वही उस चाबियों को ले गया हो? अगर मैं एक बार उसे ढूंढ लूंगी तो सच में मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। लेकिन तभी उसकी नजर एंजी पर पड़ती है जो कि उससे मिलने के लिए आई थी। काउंटेस कहती है कि क्या कुछ हुआ है एम्प्रेस, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? एंजी उसे वही चाबियां देते हुए कहती है, जरूरी बात तो नहीं है लेकिन मुझे तुम्हें ये देना था। काउंटेस सोचती है, मुझे तो लगा था डैनियल ने इसे चुरा लिया, लेकिन ये एम्प्रेस के पास क्या कर रही है? एंजी कहती, कल जब तुम अपना कोट उतार रही थी तो तुमने इसे गिरा दिया था, मुझे लगा कि उस वक्त देना अजीब होगा इसलिए मैंने अपने पास रख लिया था। काउंटेस सोचती, कल क्या मैं चाबियों को अपने साथ ले गई थी? मुझे लगा था मैंने उसे ड्रॉर में रख दिया था, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एम्प्रेस ने चाबियों को चुराया हो। फिर वो एंजी को शुक्रिया बोलती है और सोचने लगती है कि मैंने कौन सी बेवकूफी वाली गलती कर दी, मैं एम्प्रेस की वजह से इतनी परेशान हो गई थी, मुझसे ये गलती हो गई। तभी एंजी कहती है कि कैसा रहेगा हम लोग साथ बैठकर चाय पिए? काउंटेस कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं जाकर तैयारियां कर कर आती हूँ। और एंजी सोचने लगती है, अब मुझे चाबियों की जरूरत नहीं क्योंकि अब तो मुझे पास मिल चुका है। मैंने डोसिनो के घर को इसलिए चुना था ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि डोसिनो का जो घर पड़ता है वो नॉर्थ के कैपिटल में है, इसीलिए हम लोगों को ट्यूनिया पहुँचने के लिए किसी भी पहाड़ी से नहीं गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात, काउंटेस काफी अमीर है जिसके पास अपनी फैमिली की अथॉरिटी है, वो इस मौके का फायदा उठाकर अपनी इज्जत को बढ़ाना चाहती होगी, इसीलिए वो मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी एंजी कहती है, जगह बहुत अच्छी है लेकिन मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे अनजान लोग हैं। काउंटेस कहती है, क्या आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है? एंजी कहती है, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही, मुझे बस पता नहीं चला है कि मुझे आखिर क्या चाहिए। जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ कुछ भरोसेमंद लोग मेरी सेवा करें। काउंटेस कहती है कि मेरे पास एक काफी शांत घर है जहाँ पर आपको अच्छा लगेगा। एंजी सोचने लगती है कि मछली फंस गई जाल में। अपने हस्बैंड के साथ रिश्ते बिगड़ने के बाद काउंटेस ने बाहरी इलाके में एक घर बना लिया था। सिसाने और एडन की बहुत रिसर्च करने के बाद हमने फैसला करा हम वहीं से भागेंगे। मैं चाहती थी काउंटेस मुझे वो घर बताए, लेकिन मुझे इसे ऐसे देखकर काफी तरस आ रहा है। तभी काउंटेस कहती, सुरक्षा के लिए मैं अपने कुछ सोल्जर आपके साथ भेज दूंगी। एंजी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं काफी अच्छी तीरंदाज हूँ। मेरे पास सिसाने हैं जो काफी समझदार है और सिल्विया डैनियल है जो कि एक एक्टिलन है। तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है ये जगह बहुत सेफ है, इसलिए तो मैंने इस जगह को चुना था। अगर मेरी छुट्टियां अच्छी गुजरी तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, एंजी जाने के लिए तैयार थी और सोच रही थी अच्छी बात है कि वो जगह आम लोगों से दूर है और यहाँ की दीवार इतनी ऊंची है तो पता भी नहीं चल पाएगा कि अंदर क्या चल रहा है। फिर एंजी काउंटेस से कहती, मुझे पता है तुम्हें परेशानी हुई होगी लेकिन मेरा सामान जल्दी पहुँचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। काउंटेस कहती है, अरे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप कंफर्टेबल रहें। तभी एंजी कहती, ठीक है, चाबियों को मेरे हवाले कर दो और तुम अपने मैनर वापस चली जाओ। क्या मैंने पहले तुमसे ये बात नहीं बताई कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब अनजान लोग मेरे आसपास होते हैं? मैं तुम्हें कोई स्ट्रेंजर नहीं कह रही हूँ, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? और एंजी सोचने लगती है, काउंटेस के पास मेरी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, यही हमारे बीच का डिफरेंस है क्योंकि मैं महारानी हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, फाइनली अब वो चारों घर में अकेले थे। एंजी सोच
सोचने लगती है कि लगता है कि सिल्विया को काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जब मुझे पता चला था कि सिल्विया को सब पता चल गया तो मुझे थोड़ी फिक्र हुई थी, लेकिन सिल्विया तो एम्परर से बहुत नफरत करती है। एडन कहता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है तो चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सिसाने कहती है कि ये पहली अच्छी बात है जो कि अब तक मैंने सुनी है। और एंजी सोचने लगती है मुझे सिल्विया की नहीं बल्कि खुद की फिक्र करनी चाहिए। कहने के लिए भले ही बहुत देर हो गई हो, लेकिन मैंने ऐसे काम पहले कभी नहीं करे। जब हम सेफली यहाँ से भाग जाएंगे, मैं सोच रही हूँ मुझे सेरेफिना से क्या कहना चाहिए। शायद से एडन उसे मना लेगा, लेकिन एडन को तो सेंटेंस की वजह से ही ट्यूनिया से निकाल दिया गया, इसीलिए एडन का सेरेफिना तक पहुँचना इतना आसान नहीं होगा। कितना ज्यादा आसान हो जाता अगर दूसरे लोग भी वो बुक पढ़ लेते जो कि मुझे सेंचुरी से मिली थी। फिर नेक्स्ट सीन में रैनियल को देखते हैं जो एम्प्रेस के पैलेस आता है। सब लोग उसका वेलकम करते हैं। बाकी सर्वेंट और मेड आपस में बात करने लगते हैं। वो रोज एम्प्रेस पैलेस आते हैं और यहीं पर सोते हैं। और रैनियल एंजी के रूम में जाकर कहता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं बार बार यहीं पर वापस आ जाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में एंजी को देखते जो सिसाने से कहती है कि यहाँ से निकलने से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना था, क्या तुम मुझे पेन और पेपर लाकर दे सकती हो। सिसाने कहती क्या आप लेटर लिखने वाली हैं। एंजी कहती है कि हाँ मैं एक आखिरी लेटर लिखने वाली हूँ। फिर वो रैनियल को लेटर लिखती है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं सेफली डोसिनो काउंटी पहुंच चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि आखिर आप क्या कर रहे होंगे। यहाँ पर सब मेरे साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, मुझे कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। आपको ज्यादा फिक्र ना हो इसलिए मैं बता दूं कि मुझे अब भयानक सपने नहीं आ रहे। जब आपका अभियान खत्म होगा मुझे लगता है मैं उससे पहले ठीक हो जाऊंगी। और विंटर हंट भी आ रहा है, उसके लिए मैं अच्छे से तैयारी करूंगी। मैं आपके लिए एक बढ़िया सर्दियों का शिकार बनूंगी और मैजेस्टी। ये लेटर पढ़ने के बाद रैनियल सोचता है सोमनिया पर कब्जा करने के बाद जब मैं वापस आ रहा होऊंगा तो फिर कैपिटल आने से पहले मैं एंजी से मिलने के लिए जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में एडन को देखते हैं जो कहता है कि 4 लोगों का साथ में जाना शक बन सकता है, इसलिए हम लोगों को 2 टीम में बढ़ जाना चाहिए। मैं और एम्प्रेस नॉर्थ की तरफ जाएंगे और 1 हफ्ते बाद सिसाने और सिल्विया तुम लोग साउथ की तरफ जाना। और शाम होने से पहले हम लोगों को जल्दी से दरवाजे को पार करना होगा। फिर एंजी अपना सामान पैक करते वक्त सोच रही थी कि एडन ने वो पास चुरा लिया था जो हमें चाहिए है, लेकिन क्या इतना काफी रहेगा। तभी वहाँ पर सिसाने आकर कहती है फिक्र मत करिए, हम लोग दोबारा ट्यूनिया में मिलेंगे, मैं वादा करती हूँ। फिर एंजी सिसाने को गले लगा लेती है और सोचने लगती है अंत तक मैं इसे ये बात नहीं बता पाई कि मैं इसकी एंजेलिका नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं एंजी जाने के लिए तैयार थी और सिल्विया कहती है मुझे पता है आप ये कर लेंगी। क्या आपको हंटिंग ग्राउंड याद है? जैसे कि आपने पहले सब कुछ संभाल लिया था, आप अब भी सब कुछ संभाल लेंगी। एंजी सोचने लगती किसी को ये बात नहीं पता है कि उस वक्त तो मैं कुछ और ही बन गई थी। तभी एडन कहता अगर बातचीत पूरी हो गई हो तो अब हमें निकलना चाहिए। फिर एंजी जाते हुए सोचने लगती है सिसाने सिल्विया तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारा प्लान काम कर गया तो शायद से हम एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। जितना हम गेट के करीब जा रहे हैं मुझे काफी घबराहट महसूस हो रही है, लेकिन एडन काफी शांत लग रहा है। वो लोग गेट के पास पहुंच रहे थे और एंजी को तो उल्टी ही आने लगती है। एडन कहता है कि गेट पार करने के बाद तुम आराम से उल्टी कर सकती हो। एंजी सोचने लगती है रैनियल भले ही ईविल था लेकिन वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करता था। दरवाजे के पास 4 गार्ड खड़े हैं, यानी कि इसके अंदर भी 4 गार्ड खड़े होंगे। फर्क नहीं पड़ता कि मुझे जितनी अच्छी तीरंदाजी आती हो या फिर फर्क नहीं पड़ता एडन जितना अच्छा हॉली नाइट हो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो 8 गार्ड से लड़कर यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। तभी एक गार्ड कहता है अपना पास दिखाओ और मुझे अपनी पहचान बताओ। एडन उसे पास दिखाता है और एंजी सोचने लगती एम्पायर के लोग मेरे चेहरे को जानते हैं क्योंकि उन्होंने तस्वीरों में देखा होगा, इसीलिए जब तक हम लोग बॉर्डर को नहीं पार कर लेते एडन ही को दूसरे लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। गार्ड कहता है तुम यहाँ के तो नहीं लग रहा। एडन कहता है कि मैं साउथ से आया हूँ और नॉर्थ जा रहा हूँ। मेरी माँ अकेले रहती हैं, मैं साउथ गया था घर खरीदने के लिए, अब मैं नॉर्थ में अपनी माँ को लेने के लिए जा रहा हूँ। गार्ड कहता है लेकिन तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है? एडन कहता है कि वो मेरी वाइफ है। तभी गार्ड कहता है कि क्या मजाक है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है?